हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जो आपकी सेकंड बुक है। राजस्थान का इतिहास की सेकंड बुक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर वीक आपकी बुक चेंज होगी कि आखिरकार एक वीक हम एक बुक पढ़ेंगे, दूसरे वीक हम दूसरी बुक पढ़ेंगे। तो वीकली हम बुक्स को करते रहेंगे ताकि हमारे दोनों बुक का सिलेबस साथ साथ में चलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास हमारी सेकंड बुक है और उस सेकंड बुक में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा जो क्षेत्र है वह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में हमने यह पढ़ा था कि कालीबंगा राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। तो कालीबंगा का हम आज स्पष्ट तौर पे अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्वतंत्र रूप से कालीबंगा का जो क्षेत्र है वह इस चैप्टर में हमारे आएगा और इस पर पूर्ण रूप से निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कालीबंगा का। तो कालीबंगा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र एक ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके अपने कुछ ही अलग आयाम है। भारत में कालीबंगा जो है वह एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। कालीबंगा, तो पहले हम बात करते हैं आखिरकार कालीबंगा कहां है। पहला क्वेश्चन आता है कालीबंगा कहां है। तो यह कहां है? हनुमानगढ़ में स्थित है। पहली बात हमने जो साफ कही कि आखिरकार कालीबंगा कहां है। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहां है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा स्थल हमें प्राप्त हुआ है। तो हनुमानगढ़ से ये लगभग 24-25 किलोमीटर दूर है कालीबंगा। जो हनुमानगढ़ जो शहर है उससे ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तब 24-25 किलोमीटर की दूरी पर ही यह स्थल है। अब यह स्थल कब खोजा गया, यानी आखिरकार यह हमें कब मिला? ठीक है, तो जो कालीबंगा स्थल है आखिरकार हमें कब प्राप्त हुआ? तो इस सवाल का जवाब है 1952 में, 1952 में यह स्थल खोजा गया। किसने खोजा इसके, यानी इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, कि इस स्थल की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा जो स्थल है वह अमलानंद घोष ने खोजा था। अब यह खोज 1952 में हुई। अब यह हनुमानगढ़ में स्थित है, अमलानंद घोष खोज चुके हैं। अब यह बात करते हैं हम कि आखिरकार किस नदी के तट पर स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? नदी की बात कर रहे हैं हम। तो वर्तमान में यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में कहां है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है, परंतु इसे दृश्यवती नदी के तट पर भी कहा जाता है। ठीक है, दृश्यवती नदी के तट पर स्थित माना जाता है। और यह क्या है? यह सरस्वती का ही भाग है। जो सरस्वती नदी है उसी का एक भाग था दृश्यवती नदी, और इसी के तट पर क्या है? हमें कालीबंगा स्थल प्राप्त हुआ है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में यह लिख सकते हैं कि कालीबंगा हनुमानगढ़ के राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह 1952 में अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया। अमलानंद घोष ने इसे घग्गर नदी के तट पर खोजा। इसे दृश्यवती नदी का प्राचीन भाग भी कहते हैं या सरस्वती नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी बहकर हिमालय के क्षेत्र से बहकर राजस्थान से होते हुए गुजरात में बहते हुए वह अरब सागर में
गिरती थी। तो इसलिए प्राचीन जो सरस्वती का बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र में ही कालीबंगा स्थित है। द्वशवती नदी, इसे घग्गर नदी भी कह दो आप, यहां पर कुछ गलत नहीं है, घग्गर नदी कह सकते हो, द्वशवती नदी कह सकते हो, सरस्वती नदी भी कह सकते हो। तो यहां पर यह कालीबंगा क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा जब हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है, यह नदियां हो गई, तो अब हम आगे बात करते हैं आखिरकार यह क्षेत्र किस प्रकार प्रकाश में आया, किस प्रकार इसकी आगे खोज हुई। तो ये बात हम करते हैं। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आखिरकार भारत का विभाजन होना है, ठीक है। तो जब भारत में एक तरह से हम बात करें कि भारत के जितने भी इतिहासकार थे, अब जिसे हम पाकिस्तान भी कह दें, तो पाकिस्तान के इतिहासकार भी आप कह सकते हो, तो भारत में निवास करने वाले भारतीय इतिहासकार प्लस अंग्रेज पाकिस्तान के इतिहासकार, उस समय तो विभाजन हुआ नहीं था। 1920-22 में 24 तक हमारा कोई विभाजन तो हुआ नहीं है। भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ है। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ है, तो उससे पहले तो हमें ये थोड़ी ना पता था कि हमारा विभाजन होने वाला है। पहले हमें पता नहीं था, और इस प्रकार विभाजन होगा हमें पता भी नहीं था कि किस प्रकार सीमाएं निर्धारित होंगी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई, तो देखा गया कि रावी नदी के तट पर और हड़प्पा मिला है, सिंधु नदी के तट पर हमें मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है। तो उस समय के इतिहासकारों ने क्या किया कि उस समय के इतिहासकारों ने अपना ध्यान यही रखा कि हमें सिंधु और उसके सहायक नदियों की खुदाई करनी है, ठीक है। तो उन्होंने अपना सारा का सारा जो काम है वो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों पर लगाया। तो आसपास के क्षेत्रों को खोजा। तो जब उन क्षेत्रों की खुदाई हुई, तो वहां पे जितनी भी खुदाइयां हुई, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर ही हमें क्या मिले, स्थल मिले। अब उन्हीं क्षेत्रों पे स्थल हमें मिल गए। अब सिंधु नदी के तट पे हमें चूनादड़ो प्राप्त हो चुका था। तो ऐसे बड़े बड़े स्थल जैसे अली मुराद है, और हम का यानी बात करें कि सराय नाहर है, और भी बहुत से ऐसे स्थल हैं। सराय नाहर तो सॉरी यूपी में है। इसके अलावा हम करें डाबरकोट है, कोट दीजी है, इसके अलावा सूत का गेडोर है। ये क्षेत्र जितने भी स्थल प्राप्त हुए पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए। धीरे धीरे उन स्थलों की खुदाई होती रही। तो उस समय इतिहासकारों ने ध्यान दिया केवल सिंधु और उसकी सहायक नदी पर। उसने उस समय जो वर्तमान भारत है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, विशेष ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, तो जब बाउंड्री डिसाइड हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगभग जितना भी क्षेत्र था, वो सारा का सारा किसके हाथ में चला गया, पाकिस्तान के हाथ में चला गया। अब भारत के पास में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल नहीं रह पाया। अब भारत के पास में कोई स्थल रह नहीं पाए इतने खास। तो उस समय भारत के इतिहासकारों को सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान में जा चुकी थी, तो आखिरकार भारत के लोगों के बीच में मन में ये हुई कि आखिरकार जो इतनी प्राचीन सभ्यता है, वह प्राचीन सभ्यता अगर केवल पाकिस्तान के अंदर रही, तो भारत अपने आप को कैसे प्राचीन सिद्ध करेगा। हाँ, तो भारत को भी अपने आप को प्राचीन सिद्ध करना था। तो आखिरकार आवश्यकता यह थी कि आखिरकार भारत के कुछ क्षेत्रों में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जाएं। तो 1947 के बाद में ही इतिहासकारों ने यह प्रयास करना शुरू कर दिया कि आखिरकार हमें खुदाइयां करनी है और भारत में हमें स्थल खोजने हैं। तो भारत के स्थल खोजने के लिए उन्होंने खुदाइयां प्रारंभ कर दी। जब ये खुदाइयां शुरू हुई, तो भारत के हाथ में 1952 में लगा कालीबंगा। अब जैसे ही कालीबंगा की खोज हुई, तो अनुमान लगाया गया कि आखिरकार इतने बड़े क्षेत्र में हमें बहुत टाइम बाद में कोई स्थल प्राप्त हुआ है, तो यह स्थल हमें प्रसिद्धि प्रदान करवाएगा। तो जब इसका इसकी जो जानकारी मिली कि अमलानंद घोष ने बताया कि हनुमानगढ़ के कालीबंगा क्षेत्र में हमें स्थल मिल चुका है, हम खुदाई करेंगे। तो जब खुदाई की गई, तो कितने बड़े क्षेत्र में की गई, 100 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में खुदाई की गई। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। भारत का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा, भारत ध्यान देना, भारत का दूसरा
सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इससे बड़ा धोलावीरा है। कालीबंगा से बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा है। धोलावीरा के बाद में यह है। इसके अलावा राखीगढ़ी भी है जो कि लगभग 80 से 100 हेक्टेयर के बीच में है, तो वह क्षेत्र है। परंतु अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, जब टोटल पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, भारत का दूसरा है, और उसके अलग तरीके से देखा जाए तो भारत का यह कह सकते हो दूसरा बड़ा स्थल है। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में यह प्राप्त हुआ है। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो भारत में उमंग जागी कि आखिरकार भारत में भी इस तरह के स्थल और भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि केवल पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, अब उसके कुछ क्षेत्र भारत में भी मिलना शुरू हो गए। तो भारतीय इतिहासकारों को यह संतोष हो गया कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता पर केवल पाकिस्तान का ही अधिकार नहीं है, भारत के लोगों का भी अधिकार है। भारत में भी इस सभ्यता के स्थल हैं और उसको टक्कर देने वाले स्थल हैं। तो कालीबंगा की खोज के बाद में और भी खोज हुई, जैसे राखीगढ़ी, रोपड़, हम बात करें आलमगीरपुर हुआ, दैमाबाद हुआ, सूतकाकोह हुआ, धोलावीरा हुआ, लोथल हुआ, और रोपड़ हुआ, कुरनाल हुआ, मांडा हुआ। ये क्षेत्र भारत के अंदर है, ये सारे स्थल भारत के अंदर हैं। परंतु इतने स्थल मिले तब जाकर हमारे संतोष हो गया कि आखिरकार पाकिस्तान से कम तो हम भी नहीं है। केवल और केवल सिंधु घाटी का स्थल है ना, वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, वो भारत के अंदर भी है। अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितने विशाल नगर उनके पास में है, तो हमारे पास भी धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा जैसे इतने विशाल क्षेत्र हमारे पास भी हैं, और जिनकी तुलना आप भी नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें हमारे यहाँ पर हुई। तो जो भारत का विभाजन हुआ उसमें जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पूर्ण रूप से कहें लगभग कुछ तो रहे थे भारत के अंदर भी, ऐसे नहीं है कि भारत में कुछ स्थल नहीं रहे, परंतु जब इतने ज़्यादा क्षेत्र केवल और केवल पाकिस्तान के पास चले गए तो भारतवासियों के मन में ये हुआ कि आखिरकार हमारे पास सभ्यता के लिए पास बचा क्या है। तो उन्होंने खुदाइयाँ और की, और खुदाई करने से हमें ये प्राप्त हुआ। तो 1952 में अमलानंद घोष के प्रयास से कालीबंगा का क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ। तो अब हम बात करते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि आखिरकार कालीबंगा की खोज को किस कारण ने प्रोत्साहित किया। 1947 के भारत विभाजन ने, और अपने आप को प्राचीन सिद्ध करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। फिर इसके पश्चात अमलानंद घोष ने यहाँ खोज की और ये सब बात। तो हमारा कालीबंगा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम बता चुके हैं कि आखिरकार कालीबंगा का जो क्षेत्र है वो क्यों हमें प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का क्षेत्र है। हम उस स्थल की बात करते हैं, पर्टिकुलर उस स्थल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देते हैं। तो हम यह पाते हैं कि आखिरकार कालीबंगा जो स्थल है उसमें हमें 1.6 मीटर जमाव प्राप्त हुआ है। 1.6 मीटर का जमाव, 1.6 मीटर का जमाव। अब कई लोग समझते नहीं है कि 1.6 मीटर का जमाव किस प्रकार का है। तो अब यह हुआ कि यहां पर हमें मिल गया नरकंकाल मिल गए, यहां पर हमें या फिर मिट्टी के बर्तन मिल गए, फिर मिट्टी दबी हुई है, फिर यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें मिल गई, मिट्टी दबी हुई है, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल गई। इस तरीके से ऐसे करते करते कुछ यहाँ पे चीज़ें मिल गई, कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं। तो इस प्रकार लगातार कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है, लगातार हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु जब इन्होंने खुदाई की तो इन्होंने 1.6 मीटर खुदाई की। तो जब खुदाई की तो यानी इसके ऊपर केवल मिट्टी थी, तो उन्होंने उस मिट्टी के हटने के बाद में यहाँ पर मिल गया एक मिट्टी का बर्तन मिल गया। तो यहाँ से नापना शुरू हुए, यहाँ तक जहाँ तक मिला है वहाँ तक इसको बोलते हैं 1.6 मीटर का जमाव। ठीक है, इसकी ऊपर की जो केवल मिट्टी थी उसको भी इसमें नहीं जोड़ा गया है,
इसके नीचे टोटल मिट्टी है उसको भी नहीं जोड़ा गया है, केवल वो क्षेत्र जोड़ा गया है जहां पर हमें कुछ ना कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ ना कुछ हमें ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चले कि यहाँ पर मनुष्य रहता था। तो इस चीज का हमें कितना 1.6 मीटर लंबा जमाव प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ मिला है कि यह जो घग्गर नदी है उसके बाएं तट पर मिला है। ठीक है, बाएं तट पर मिला है, इस तरफ मिला है वो। ठीक है, जैसे अब इधर देखें तो बाएं तट की ओर हमें यह मिला है। ठीक है, तो यह क्या है, घग्गर नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, तो घग्गर नदी का यह बाएं तट पर स्थित था। अब हम अगली बात करें कि घग्गर नदी के बाएं तट पर यह स्थित है, तो बाएं तट पर स्थित होने के पश्चात अब इनका क्या है, आखिरकार बाएं तट पर स्थित है, फिर इन्होंने और क्या किया है। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित 1.6 मीटर लंबा जमाव है। अब इसके साथ में जब हम बात करते इतना विशाल क्षेत्र इसका मिला है, लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में यह बसा हुआ था। ठीक है, 100 हेक्टेयर क्षेत्र में यह बसा हुआ है, तो इतना विशाल क्षेत्र है। तो आखिरकार इस क्षेत्र में हम बात करें, इस क्षेत्र की जब बात करें तो अगर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बसे होने की इसकी आयु या हम बात करें इसकी तिथि क्या रही होगी, कि आखिर हम बात करें कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने मोटे जमाव मिला है। 1.6 मीटर बहुत होता है, 1.6 मीटर बहुत होता है। लगभग हम बात करें 1.6 मीटर की बात करें तो लगभग 5 फुट लंबा हमें ऐसा कुछ मिले हैं, यानी 3 फुट होता होगा 1 मीटर में, 1 मीटर में 3 फुट। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4.8 फुट का जमाव हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब जब इतना जमाव हमें प्राप्त हुआ है तो इसकी आयु निकाली गई, इसकी डेट निकाली गई। तो डेट निकाली गई तब यह बताया गया कि 2400 ईसा पूर्व तक के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कहाँ तक मिले, 1700 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा की जो डेट निकाली गई, कालीबंगा जो स्थल है वो कितना पुराना हो सकता है, तो बताया गया कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जब कालीबंगा की खुदाई की गई तो खुदाई में हमें 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, 5 स्टेज प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहां पे हमें सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, यानी 7 बार बसी और 7 बार वह नष्ट हुई। इसी प्रकार से जो कालीबंगा है, कालीबंगा में भी क्या है, 5 स्तर प्राप्त हुए हैं सभ्यता के, कि 5 बार उसमें बसने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कालीबंगा 5 बार बसी थी। अब कालीबंगा के हम बात करते हैं, कालीबंगा स्थल की बात कर रहे हैं, तो 5 बार वह बस चुकी है। ऐसी इतनी विशाल सभ्यता का भाग थी, तो 5 बार बसना आम बात नहीं है। तो कहा जाता है कि जो 2 निचले स्तर हैं, 2 मध्यम स्तर और 1 ऊपरी स्तर, ठीक है, ऐसे बांटा गया है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये हो गया ऊपरी स्तर, ऊपर का भाग। ठीक, यहां पे जो भी चीजें मिली वो सब चीजें, ठीक है। ये तो हो गया एक ऊपरी स्तर, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ये एक और, ये दोनों 2 मध्यम स्तर। फिर इसके बाद में ये 2, ये दोनों के दोनों 2 निचले स्तर, यानी ये धरती में नीचे जमे हुए हैं। तो जो ये 2 निचले स्तर हैं, ये हैं प्राक
हड़प्पा स्थल, यह दोनों है हड़प्पा कालीन स्थल, और ये जो एक मिला है यह है उत्तर हड़प्पा स्थल। कैसे है इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो सबसे ऊपर का क्षेत्र मिला है वो जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई उसके पश्चात बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के पश्चात भी वहां पर उसी जमीन के ऊपर एक और बसावट हुई थी, तो यह हड़प्पा के बाद का संकेत मिलता है। ठीक है, फिर जो बीच के दो भाग मिले वो हड़प्पा कालीन है। जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चुनादड़ो था, उसी समय की चीजें यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो ये वस्तुओं और जो साक्ष्य मिले हैं हमें, यानी जो हमें पुरातत्व मिले हैं यहाँ पर, पुरातत्व के आधार पर ये बातें की जा रही है कि ये दोनों तो हड़प्पा के जो अन्य स्थल है ना, हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के समय थे वहां पर जैसी चीज मिली वैसी चीजें यहाँ पर बीच वालों में दोनों में मिली, तो इसलिए क्या है ये हड़प्पा कालीन स्थल हो गया। अब यह इसके ऊपरी भाग है, तो हड़प्पा काल के पश्चात जैसी वस्तुएं होती थी वो यहाँ पर मिली, तो ये क्या हो गया उत्तर हड़प्पा हो गया। और निचले दोनों भाग हैं उनमें हड़प्पा से पहले किस प्रकार की चीजें यूज होती थी उस तरह की चीजें हमें यहाँ से मिली, तो ये क्या हो गया प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले। तो निचले दो स्तर क्या है हड़प्पा से पहले के हैं, बीच के दो जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, और ऊपरी एक क्या है उत्तर हड़प्पा कालीन है। तो इस प्रकार जो हमें हड़प्पा में जो स्थल प्राप्त हुआ है वहां पर हमें उसके स्तर हमें कितने तरह के मिले हैं, 3 तरह के स्तर हमें प्राप्त हुए हैं। कैसे हुए हैं? 2 स्तर प्राक हड़प्पा, 2 स्तर और हड़प्पा कालीन, और ऊपरी स्तर क्या है उत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले का, हड़प्पा कालीन 2 मध्यम स्तर वाले, उत्तर मतलब उसके पश्चात, हड़प्पा के पश्चात वाला समय। तो इस प्रकार सभ्यता का उस समय विकास हुआ था कालीबंगा के अंदर। तो इस प्रकार हमें खुदाई में कितने 5 स्तर हमें प्राप्त हुए हैं। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा कालीन हमें स्थल प्राप्त हुआ है। प्राक हड़प्पा कालीन में हमें मोस्टली क्या मिला है कि जितनी भी हमें चीज़ें मिली हैं सारे मिट्टी के बर्तन औजार वगैरह ही हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के घर बने हुए थे, कच्ची मिट्टी के ईंट के घर थे। उस समय भी कच्ची ईंट के घर 4 दीवारें नहीं थी, यानी उस समय बाउंड्री नहीं की हुई थी उनके, ऐसे ही आदिवासियों की तरह रह रहे थे। थोड़े से उनमें हमें कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं जो उस समय के यानी हड़प्पा से पहले कैसे बनते थे उस प्रकार के थे। कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, कुछ पत्थर के हमें कह सकते हो डेली रूटीन की चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हमें प्राक हड़प्पा क्षेत्र की कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी। अब हड़प्पा कालीन क्षेत्र है तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आखिरकार हम कालीबंगा का अध्ययन क्यों करते हैं? कालीबंगा का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है जो हड़प्पा के समय का था, हड़प्पा कालीन स्थल है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। नहीं तो हम इसके अलावा और भी ऐसे स्थल है जिनका हम अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं है। तो जो भारत के जो विशाल स्थल माने जाते हैं हड़प्पा कालीन, उनमें राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा माना जाता है। तो कालीबंगा दूसरा बड़ा क्षेत्र माना जाता है और इससे बड़ा क्षेत्र जो है वो धोलावीरा था। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कैसा था, कालीबंगा के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि हमने कालीबंगा की खोज बता दी है। अब हम एक चीज पर डिस्कस करते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ। ठीक है, उत्खनन, उत्खनन क्या होता है? यानी किसी चीज की खुदाई करना। तो उत्खनन कब हुआ? 1952 में
अमलानंद ने क्या किया, खोजा इसे। परंतु खुदाई किसने की, खुदाई 1961 से लेकर 1969 तक 69 ईस्वी तक हुई। ठीक है, किसने की, बी लाल और के थापर। बी लाल और के थापर, इन दो ने क्या किया, इन दो ने उत्खनन किया था। मुख्य रूप से इन दोनों के नेतृत्व में उत्खनन हुआ और लगभग 8 साल तक यह उत्खनन चला। इस खुदाई में जो कालीबंगा है उसका पूर्ण रूप से उत्खनन हो चुका था। 8 साल तक इसकी खुदाई चलती रही और इस खुदाई के फलस्वरूप कालीबंगा पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया कि आखिरकार कालीबंगा कितना पुराना था। तो बी लाल और के थापर ने इसका उत्खनन किया। खोज अमलानंद घोष ने की थी, खोज अमलानंद घोष ने की 1952 में, परंतु खुदाई बी लाल और के थापर ने की। और कह सकते हो खोजकर्ता ये है, परंतु प्रकाश में लाने का काम किसने किया, बी लाल और के थापर ने इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। और अब हम बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर आगे क्या हुआ है। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार इस स्थल के बारे में, आखिरकार ये स्थल किस प्रकार का था, कैसा था, क्यों था, ये सब बातें हम यहाँ पर करते हैं। तो यह है दुर्ग और यह क्या है, नगर। ठीक है, और यह है घग्गर नदी और इसके बाएं तट पर है ये। ठीक है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और नगर में। किसमें विभाजित था, दुर्ग और नगर में। दुर्ग क्या है, ऊंचे भाग पर बना हुआ था। आपको मैं यहीं पे वो चीजें क्लियर कर देता हूं जो मैंने पहले भी क्लियर की है। ऊंचे क्षेत्र पर, ऊंचे भाग पर बना हुआ है। पूर्व दिशा मुख्यतः रखी जाती थी इसकी, सॉरी पूर्व नहीं, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा की ओर यह बनाया जाता था ऊंचे क्षेत्र पर। यह निचली भूमि पर बना हुआ है। दिशा क्या है इसकी, पूर्वी दिशा है, पूर्वी दिशा में यह बना हुआ है। निचली भूमि पे है, पूर्वी दिशा में है, या ऊंची भूमि बना हुआ है और पश्चिम दिशा में है। यह क्या है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है। दुर्ग क्या है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था तो इन पॉइंटों को हमने क्या है कि एक साथ किया था, परंतु जब यहाँ पे आप करेंगे तो इनके अलग अलग पॉइंट ही आप बनाना, दुर्ग का अलग पॉइंट बनाना, नगर का अलग बनाना। होता है इससे क्योंकि इसमें दुर्ग में मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, मिक्स ना हो, अलग से नजर आए, अच्छा नजर आए, इसलिए आप इसका अलग ही पॉइंट बनाना। दुर्ग तो यह 4 दीवारी से घिरा हुआ था, पश्चिम में क्षेत्र में है, ऊंचे क्षेत्र में यह स्थित था। तो अब ये क्या है कि यह बना हुआ है कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटें नहीं है यहाँ पे, ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया हुआ मिलता है। कितनी ईंटों का, कच्ची ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब यह जो कच्ची ईंटें हैं तो ये जो कच्ची ईंटों से इन्होंने 4 दीवारी बनाई है, तो पहले 1 पॉइंट यानी कहें तो 1.9 मीटर चौड़ी थी दीवार, फिर लगभग 3.4 मीटर चौड़ी हो गई। ठीक है, यानी दीवार कितनी मोटी है, यानी उन्होंने सुरक्षा के लिए दुर्ग की दीवार जो बनाई है वो पहले 1.9 मीटर चौड़ी थी,
बाद में इस दीवार को बढ़ाया गया और 3.4 मीटर चौड़ी कर दिया गया। ठीक है, इतनी मोटी क्या है, परकोटा है एक तरह से, ये 4 दीवारी है इसकी। अब जब ये ईंटें चिन दी गई तो इन ईंटों की चिनाई के बाद में इसको मिट्टी से लीपा गया। ठीक है, तो जब यानी बाउंड्री बनाई गई, चारों ओर परकोटा बनाया गया, तो ईंटों की चिनाई की गई। पहले का थोड़ी कम है तो और ईंटें चिन दी, कच्ची ईंटें थी तो उन्होंने और ईंटों की चिनाई कर दी और मोटी दीवार बना दी। अब मोटी दीवार बनाने के बाद में इनको यानी ईंटों को ऐसे नहीं रखा गया, उसको मिट्टी से लीप दिया गया, यानी मिट्टी का उस पर क्या किया गया, प्लास्टर किया गया। मिट्टी का क्या है, प्लास्टर किया गया है उस समय उस पर। तो मिट्टी का प्लास्टर किया गया और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया चारों ओर बाउंड्री बनाने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, दुर्ग जो है उसकी जो परकोटा है वह कच्ची ईंटों का बना हुआ है, उसको मिट्टी से लीपा गया। अब इसके बाद में हम दुर्ग की बात करते हैं। और क्या है, दुर्ग के अंदर क्या है, हम नगर की बात नहीं कर रहे, हम दुर्ग की बात करें। आखिरकार इसके अलावा दुर्ग में क्या है, तो दुर्ग में जो घर है वो क्या है, सामान्य प्रकार के ही है, यानी कोई विशेष अंतर नहीं है। नगर में जिस प्रकार के घर होते थे वैसे ही दुर्ग क्षेत्र में घर हमें प्राप्त हुए हैं। तो घर में हमें अंतर दिखाई नहीं देता है, घर में हमें अंतर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पहली चीज और खास इंपॉर्टेंट बात कि नगर और दुर्ग में घरों में अंतर नहीं है। 2-4 बड़े कमरे होते थे, एक रसोई होती थी, स्नान घर होता था। यह प्रमुख जो चलन था वो सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में था और इसी प्रकार के घर क्या है वो कालीबंगा में प्रचलित थे। अब यहाँ के जो घर है वो तो बने हुए तो समान प्रकार से थे, यानी 3-4 कमरे बन गए। ठीक है, ऊपर छत उन्होंने डाल दी, नालियां होती थी, स्नान घर होता था, रसोई घर होता था। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि उनके घरों की विशेषता क्या है। इनके घर के बाहर इन्होंने चबूतरे बना रखे थे। कई घर होता है ना जिनके बाहर बैठने के लिए चबूतरा बनाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस स्थल में खासियत यह है कि इनके घरों के बाहर इन्होंने चबूतरे बनाकर रखे थे। प्लस इन्होंने नालियां कम मिलती है, यहाँ पर हमें नालियां नहीं मिलती हैं। कहां पर, सड़कों पर नालियां तो है, ऐसा नहीं नालियां नहीं बनाई, घर का गंदा पानी नाली से निकलता था। तो परंतु वो नगर से बाहर कैसे जाता था, नगर से बाहर नहीं जाता था, उन्होंने गर्त शोष बना रखे थे। आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि आखिरकार गर्त शोष या अवशोष गृह बनाए रखे थे उन्होंने, जहां पर एक मटके के अंदर पानी इकट्ठा होता था और वो जमीन सोख लेती थी उस पानी को। तो दुर्ग के अंदर घर सामान्य प्रकार के थे और नालियां भी थी, स्नान घर था। ठीक है, चबूतरे बनाए हुए उन्होंने रख रखे थे। तो उस समय के घर का हो गया। अब बात होती है कि यहाँ पर विशेष क्या मिला है, विशेष क्या मिला है कि यहाँ पर हमें 6 से 7 चबूतरे बने मिले। क्या मिले, 6 से 7 तक हमें चबूतरे बने हुए मिले। किसके चबूतरे, कच्ची ईंटों के चबूतरे। कच्ची ईंटों के चबूतरे हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब एक बात और विशेष क्या है कि यहाँ पर हमें 7 अग्नि वेदिका, 7 अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका का मतलब होता है अग्निकुंड। अग्निकुंड हमें प्राप्त मिले, 7 मिले और 7 क्या मिले, लगातार लाइन में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 7 हमें अग्नि वेदिकाएं लगातार मिले। किसके ऊपर मिले हैं, एक चबूतरे के ऊपर हमें मिले हैं। एक चबूतरे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 यज्ञ कुंड बने मिले हैं। ये कहां से मिले हैं, कालीबंगा के दुर्ग में एक चबूतरे के ऊपर जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था उस पर हमें 7 अग्नि वेदिकाएं एक समान लगातार कतार में हमें प्राप्त हुई है। समान लगातार कतार के अंदर यह अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि आखिरकार यह अग्नि पूजा करते थे। तो हमें यहाँ के धर्म का ज्ञान भी होता है कि आखिरकार ये अग्नि पूजा भी करते थे। अब जो अग्नि पूजा की हमें साक्ष्य मिल गई, अग्नि वेदिका मिल गई, तो अग्नि वेदिका के अंदर क्या है, अब हम बात करें अग्नि वेदिका के अंदर क्या है। तो अग्नि वेदिका के अंदर हमें राख मिली है जिसमें हमें अनाज प्राप्त हुए है। अनाज के साथ में हमें 12 सिंगा की हड्डी मिली है और अन्य पशुओं की हड्डियां हमें प्राप्त
हुई है। 12 सिंगा की हड्डी और अन्य पशुओं की हड्डियां हमें अग्नि वेदिका से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आखिरकार पशु बलि भी उस समय प्रचलित थी। तो इस प्रकार हमारा दुर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने दुर्ग कंप्लीट कर लिया। नगर की बात करते हैं। तो नगर के मकान भी जो क्या है कि कच्ची ईंटों के बने हुए थे। नगर के मकान भी क्या है, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अब ये कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं। अब आगे बात करते हैं कि कच्ची ईंटों के मकान बने हुए, तो यह मकान 3 से 4 बड़े कमरे होते थे। सामान्यतः जितने भी हमें घर प्राप्त हुए हैं उनमें 3 से 4 हमें कमरे प्राप्त हुए हैं। स्नानघर प्राप्त हुआ है, रसोई घर हमें प्राप्त हुआ है, और यहां से हमें जो नगर है वहां से हमें तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें आप कहते हैं ना कि तंदूरी रोटी होती है, तंदूर में पकाते हैं। तो जो होता है ये तंदूर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तंदूर किसी और की उत्पाद नहीं है, यहाँ का है। अब जैसे यहाँ पे आग जलती रहती है तो यहाँ पे रोटियां चिपका देते थे वो, ठीक है, आपने शादी में खूब देखा होगा ये है। तो तंदूर का जो चलन है वह कहाँ से है, वह कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हमें तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो तंदूर के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। नगर से कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे, गली के अंदर इनके घर खुलते थे, गली के अंदर घर खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर घर खुलता था। गली के अंदर खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर इनका घर खुलता था। नगर जो था वह मुख्यतः कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे, 4-5 बड़े कमरे थे, 2 मंजिला घर तक बने हुए थे। नालियां यहाँ पर हमें जो मिली है वह ईंटों की बनी हुई नहीं प्राप्त हुई है, बाकायदा इसके स्थान पर वह नालियां लकड़ी की बनाते थे। लकड़ी के तने को खोखला कर कर वह नालियां का निर्माण करते थे। इसके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर हमें यहाँ ये मिले गर्त शोष या अवशोष गड्ढ, हम अवशोष गड्ढ बोल सकते हैं, अवशोष का गड्ढा मिल सकता है, जिसके अंदर यानी मटके स्थापित थे, और उन मटकों के माध्यम से जो गंदा पानी होता था वो एकत्रित होता था और वह जमीन सोख लेती थी। यह साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार का और नगर में किस प्रकार का चलन था उन चीजों में, कि जो घर है वह एक तरह से कह सकते हो कि उनकी खासियत यह थी कि कोने में उनका गेट बना हुआ था, खिड़कियों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, 2 मंजिला भवन हमें प्राप्त हुए हैं, बांस और लकड़ी और फिर चिकनी मिट्टी जो हमें है उनसे घर बने हुए प्राप्त हो रहे हैं हमें वहां पे। फिर इसके अलावा कुएं के साक्ष्य भी हमें वहां पर मिला है कि कुएं खोदकर वह क्या करते थे, पानी प्राप्त करते थे। यह कुएं गोलाकार तथा ओवल आकार मतलब अंडाकार भी क्षेत्र के हमें यहाँ पर कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नगर भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार यह क्षेत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर सड़कें कैसी थी, और फिर इसके अलावा हम और चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर सड़कें किस प्रकार की थी। तो मैं आपको यहाँ की सड़कों का बता दूं कि सड़कें ग्रिड पैटर्न, शतरंज पद्धति या फिर कह सकते हो जाल पद्धति पर आधारित थी। एक दूसरे को वह समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर वह सड़कें एक दूसरे को काटती थी। जो नगर की मुख्य सड़क थी वो 22 से 25 मीटर चौड़ी थी। 22 से 25 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क कितनी है, 22 से 25 चौड़ी है, सॉरी फीट चौड़ी है, फीट चौड़ी है, 22 से 25 फुट चौड़ी है, मीटर नहीं है, 22 से 25 फुट चौड़ी है। और यह ग्रिड पैटर्न में बनी हुई है, शतरंज पद्धति या जाल पद्धति हम कह सकते हैं उस आधार में बनी हुई है। और कालीबंगा पहला क्षेत्र है, कालीबंगा पहला क्षेत्र है जहां पर सड़क को पक्की करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, जो हम बात करें कि आखिरकार कि जो सड़कें हैं वो सड़कें हमें यहाँ पर पक्की करने के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, पक्की करने का साक्ष्य हमें सबसे पहली बार मिल रहा है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें पहला साक्ष्य मिला है जहां पर ईंटें, जो कुछ ईंटें हैं उन्हें बिछाकर
सड़क को पक्की करने का काम शुरू कर दिया गया था। यह साक्ष्य हमें केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। कल के ये सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती हैं और मुख्य सड़क पर कोई भी घर नहीं खुलता था, यह गलियों से जुड़ी हुई थी और गलियों में मकान के घर खुलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार सड़कें जो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं वैसी सड़कें हम देख सकते हैं कि अन्य स्थलों से भी प्राप्त हमें हुई हैं, जैसे हम बात करें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, परंतु बस पक्की करने के साक्ष्य हमें केवल यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पक्की सड़कें बनाने के साक्ष्य हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होते। तो सड़कें पक्की बनाने का काम सबसे पहली बार किसने किया है? कालीबंगा ने किया है। और वो किससे किया है? कच्ची ईंटों के माध्यम से उन्होंने सड़कें पक्की करने का काम प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हमारा कालीबंगा का जो सड़कें पक्की बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। तो अब हम अगला पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है कि आखिरकार सड़कें बन चुकी हैं, फिर जल निकास कैसा था? जल निकास कैसा है? जल निकास व्यवस्था थी तो मैं आपको पहले बता दूं, गर्तशोष गृह थे। गर्तशोष या गर्तशोष में आप बात कर सकते हो कि इस प्रकार मटके स्थापित थे। ठीक, ये यहां से हो गया। अब ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये घर बना हुआ है। ठीक है, घर बना हुआ है, ये कमरे बन गए इनके। ठीक है, 3-4 कमरे बन गए। यहाँ पे रसोई घर बन गया इनका, ये स्नान घर बन गया। अब गंदा पानी इनका बहकर कहाँ है? इसके अंदर आता था। अब इसके अंदर इकट्ठा होता था, ये पानी गिर गिर के नीचे तक आ जाता था और यह धरती के अंदर सोख लिया जाता था। तो इस प्रकार जो का गंदा पानी है वो गर्तशोष गृह में जाता था और वहां पर वह पानी सोख लिया जाता था। तो जल निकास व्यवस्था कैसी है? गर्तशोष जैसी है। शहर से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं थी। नालियों की व्यवस्था हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। सड़कें जो है, सड़कों के किनारे हमें नालियाँ प्राप्त नहीं हुई है। घरों के आगे कोई छोटे छोटे गड्ढे स्थापित थे, उनको ढका रखा जाता था। आखिरकार उनको ढक के रखा जाता था, परंतु उनके अंदर ही पानी वो सोख लेती थी और इसी प्रकार से जो गंदा पानी है उसका निकास संभव हो पाता था। तो इस प्रकार उस समय जो है कि किसी प्रकार से और कोई काम धंधा नहीं था। साफ सफाई का वो विशेष ध्यान रखते थे। अब साफ सफाई की बातें होती है कि अगर अब उन्होंने नालियों से गंदा पानी हुआ तो कीचड़ कहीं इकट्ठा होता नहीं था, चारों ओर केवल मिट्टी मिट्टी थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। साफ सफाई के लिए हमें कुछ ज़्यादा वहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। अब होता है कि हाँ, कुछ ऐसे पिलर्स हमें बीच बीच में मिले हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो सड़कें हैं उनके किनारे लाइट करने की यानी दीपक जलाने की व्यवस्था थी। तो इसके भी साक्ष्य हमें उस समय के प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आखिरकार जब हम सड़कें कर चुके हैं, जल निकास कर चुके हैं, नगर और दुर्ग का अध्ययन कर चुके हैं, मकान किस प्रकार बने हुए थे वो हम बात कर चुके हैं। इन सब के आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। मकान का अलग पॉइंट बना सकते हो, जल निकास का अलग पॉइंट बना सकते हो, आप सड़कों का अलग पॉइंट बना सकते हो, नगर का अलग पॉइंट बना सकते हो, दुर्ग का अलग पॉइंट बना सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने और क्या चीजें मिली इनकी। तो कालीबंगा जो क्षेत्र है वहाँ पर मकान हो गए, बन गए, फिर मिट्टी के बर्तन भी हमारे हो चुके हैं। क्या आखिर वहाँ पे जो जितने भी क्षेत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें उनका निर्माण यानी रॉ मटेरियल क्या था? रॉ मटेरियल उनका प्रमुख था ईंटें। क्या था? ईंटें। आखिरकार सड़कें भी बनी हैं, उन्होंने घर बनाए हैं, दुर्ग बनाए हैं, तो आखिरकार ईंटें किस प्रकार की मिली हैं? तो सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से जिस प्रकार की ईंटें मिलनी चाहिए थी उसी प्रकार की ईंटें कालीबंगा से भी हमें प्राप्त होती हैं। 4:2:1 के आधार पर ईंटें निर्मित थी। ठीक है, जैसे कि 30 × 15 × 7.5, ठीक है, सेंटीमीटर का हम कर रहे हैं। सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, चौड़ी कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर मोटी। तो इस प्रकार इस तरह की हमें
वहां पर मिट्टी की ईंटें प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है। अब ईंटें कई प्रकार की मिली हैं, आखिरकार कुछ चक्राकार भी मिली हैं, कुछ एल आकार की मिली है, वी आकार की ईंटें मिली हैं। तो यह ईंटें अलग अलग प्रयोगों में ली गई हैं। एल प्रकार की ईंट होती है जो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई मकान होता है तो मकान के बनाने के समय जो ये एल प्रकार की ईंट वो इस तरह से प्रयोग में ली गई। फिर इनके ऊपर ये साइड में दीवार है ना, तो यहाँ पर ये एल प्रकार की ईंट काम में ले ली। वी प्रकार की ईंट है तो कुएं के निर्माण हुआ, इन क्षेत्रों में उन्होंने काम में लिया। ठीक है, तो सामान्यतः देखा जाए तो आयताकार ईंटें ही प्रयोग में ली गई थी। तो ईंटें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका ईंटों का। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार ईंटें हो गई, तो और कौन सी चीजें हैं जो हमें सभ्यता से मिली है? तो मिली मृण्य मूर्ति, यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। तो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मृण्य मूर्तियां लगभग स्थलों से हमें प्राप्त हुई है, परंतु कालीबंगा से हमें मातृ देवी की मृण्य मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। मातृ देवी की मृण्य मूर्ति प्राप्त नहीं होती है, इसके बजाय बैल व अन्य पशुओं की मृण्य मूर्तियां प्राप्त होती है। बैल तथा अन्य पशुओं की मृण्य मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हमें मृण्य मूर्तियां, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। मिट्टी की मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया जाता था। अब हम बात करते हैं मृण्य मूर्तियां जो हमें खिलौने मिले हैं, कुछ चक्र मिले हैं, ईंटों में हमें बैल की है, गाय की है, हमें कह सकते हो कि अन्य पशुओं की हमें प्राप्त हुई, जैसे बतख की हमें प्राप्त हुई है, मृण्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, बैलगाड़ी की प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार मृण्य मूर्तियां उस समय प्रचलित थी और यह मृण्य मूर्तियां हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुई हैं। अब मृण्य मूर्तियों के अतिरिक्त हम बात करते हैं मृत भांड। हम मिट्टी की बात कर रहे हैं ना, ईंटें भी तो मिट्टी की बनी हुई है, मृण्य मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन भी हमें बहुतायत मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं आखिरकार किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। तो हमें मिले मटके, यानी जो भंडार के लिए प्रयोग में लेते थे। तस्तरियां मिली है, तस्तरियां मतलब होती है कि एक प्रकार की बड़ी कटोरियां इस प्रकार की, जिसमें हम सामान इकट्ठा कर सकते थे। ठीक है, तो हम एक तरह से इंग्लिश में बोले सर्विंग बाउल्स, सर्विंग बाउल्स होते हैं ना, तो इस तरह के हमें मिले हैं। वहां पर तस्तरियां मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के कटोरे प्राप्त हुए, थालियां प्राप्त हुई हैं मिट्टी की हमें, और फिर इसके अतिरिक्त हमें कह सकते हो कि दिए हुए, फिर सुराइयां हुई, ये हमें मुख्य तौर पर यहाँ पर प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तनों का आकार छोटे से लेकर बड़े तक का था और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग दैनिक आवश्यकता के साथ साथ भंडारण के लिए भी करते थे, यानी सामान स्टोर भी करते थे। तो यह लोग स्टोरेज के काम के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो मृत भांड वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्तर से हमें क्या क्या चीजें ऐसी मिली है जो इसको स्पेशल बनाती है। तो आखिर यहाँ पे मोहर कैसी मिली है? तो यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर मिली है और मुख्यतः यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ध्यान रखना इस बात का, सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें, सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है, परंतु मिट्टी की सबसे अधिक मोहरें कहां मिली हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर एक सुमेरियन मोहर भी मिली है। ठीक है, यहां पर एक क्या है? सुमेरियन मोहर भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा लोथल से भी हमें प्राप्त हुई है सुमेरियन मोहर, परंतु यहां से भी हमें सुमेरियन मोहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा से हमें सुमेरियन मोहर मिली है, मुख्य रूप से मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिन मिट्टी की मोहरों पर क्या है? पशुओं की आकृतियां हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित है। तो यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो मोहरें हो गई हैं, मिट्टी की मोहरें हो गई, सुमेरियन मोहर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार उस समय की लिपि। तो लिपि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय की लिपि प्रयोग में ली जाती थी। सिंधु
घाटी सभ्यता की लिपि ही यहां पर प्रयोग में ली जाती थी, परंतु यह लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? साक्ष्य के मिले हमें मोहर से और मृत भांड से, यानी मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित है और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है, वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित मिली है। तो लिपि हमें कहां लिखी मिली है? मोहर पर मिली है और मृत भांडों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। किन किन में मिलते हैं? मोहरों पर और मृत भांडों पर। तो यह हमारे कुछ पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर अगला क्या है, इनके अलावा क्या है। तो इनके अलावा की हम बात करते हैं तो कि हमारा यहाँ पर मृतभांड हो गया, मृण मूर्ति हो गई, मोहरे हो गई, लिपि हो गई। अब हम बात करते हैं कृषि या अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम इसे अर्थव्यवस्था कह देते हैं। यानी यहाँ पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी? तो कृषि के बारे में कहा जाता है कि 300 मीटर दूर, उस स्थल के 300 मीटर दूर जूते खेत के साक्ष्य मिले। जूते खेत के साक्ष्य मिले। जूते खेत के साक्ष्य हमें और किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुए। जूते खेत के साक्ष्य हमें केवल और केवल कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से हमें क्या है? जूते खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये जूते खेत कैसे हैं? यह जूते हुए खेत है ग्रिड पैटर्न पर। इन्हें बोया कैसा गया है? ग्रिड पैटर्न पर इनको बोया गया है, जोता गया है। एक दूसरे को समकोण पर काट रही है सड़कें। तो इस प्रकार क्या है कि दोहरी कृषि या मिश्रित कृषि कहते हैं, जिसे मिश्रित कृषि या हम कह सकते हैं दोहरी खेती के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। यानी दो फसलें एक साथ बोई हुई हमें यहां से प्राप्त हुई हैं, जिसमें चना और सरसों है। ठीक है, चना और सरसों उस समय हमें बोया हुआ मिला है कि आखिरकार चना और सरसों के साक्ष्य में मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पे बोया गया और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी को खेती के साक्ष्य है यह, और मिश्रित खेती के भी यह साक्ष्य है कि आखिरकार एक खेती नहीं, दो खेती एक साथ की जाती थी। और कहां से मिला है? कालीबंगा से 300 मीटर दूर ही हमें यह साक्ष्य मिला है। ज्यादा दूर भी हमें यह साक्ष्य नहीं मिला। एक जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमें कृषि की यह हो गया। कृषि के बाद में अब हम बात करते हैं व्यापार। तो व्यापार की हम पहले बता चुके हैं कि यहां से सुमेरियन मोहर मिली है, सुमेरियन मोहर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर सुमेरियन मोहर प्राप्त हुई तो वो इस बात को सिद्ध करती है कि कालीबंगा के लोगों का व्यापार सुमेरियन लोगों के साथ में था। तो कालीबंगा विदेशी व्यापार भी करता था। यह सिद्ध कौन करता है? सुमेरियन मोहर करता है। और भी क्षेत्रों से व्यापार होता था। इस बात के साक्ष्य ये है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें प्राप्त हमें हुई है। सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें ये बताती हैं कि आखिरकार यहाँ पर काफी ज्यादा व्यापारिक चलन था। व्यापार के लिए लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और उन व्यापारियों के लिए मोहरों का निर्माण यहाँ पर किया गया। यह इस बात को सिद्ध करता है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय यहाँ पे कृषक हुआ, लोहार हुआ, मिट्टी बनाने के बर्तन बनाने वाले, तो इस प्रकार के प्रमुख व्यवसाय थे। व्यापारी लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो वही प्रमुख व्यवसाय थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर धर्म के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो धर्म का जो स्वरूप है वो हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा वह का वह यहाँ पर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार का हमने धर्म पढ़ा है वो का वो यहाँ पर है। परंतु यहाँ पर दो बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं पशु पूजा के और अग्नि पूजा के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिका हमें प्राप्त हुई हैं, पशुओं की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार पशु पूजा और अग्नि पूजा के साक्ष्य हमें मिले हैं। मातृ देवी की पूजा के हमारे यहाँ पे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो मातृ देवी की पूजा यहाँ पर नहीं की जाती थी। अब हम बात करते हैं आखिरकार समाज। तो समाज की बात करें तो समाज में वही दो, वो सिंधु घाटी में पढ़ाया था उसी तरीके से है। समाज भी दो वर्ग थे। कौन कौन से थे? उच्च वर्ग और निम्न।
निम्न में कौन है? निम्न जो नगर में निवास कर रहा है, उच्च जो दुर्ग में निवास कर रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे, यहाँ पर आम व्यक्ति निवास करते थे। तो इस प्रकार समाज का विभाजन किया हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार अंतिम संस्कार। हम अगले पॉइंट, लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार। तो कालीबंगा का जो मेरा लास्ट पॉइंट है जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है वो है अंतिम संस्कार। तो आखिरकार इस समय अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था? तो अंतिम संस्कार के हमें कितने, यानी 3 तरह के साक्ष्य मिले हैं। 3 तरह के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो एक होता है पूर्ण शवाधान, फिर दूसरा है आंशिक शवाधान, ठीक है, और तीसरा है दाह संस्कार। तो कालीबंगा ऐसा एकमात्र स्थल है जहां पर हमें ये अंतिम संस्कार के तीनों साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से 33, यानी एक तरह से पूरे जो साक्ष्य मिले वो यहाँ पर मिले अंतिम संस्कार के 37 साक्ष्य प्राप्त हुए। हमें 37 साक्ष्य मिले हैं शवाधान के, यानी शवाधान के साक्ष्य कितने टोटल? 37। अब इससे शवाधान कितने प्रकार से हुए? 3 प्रकार से हुए, ठीक है। पहले के पूर्ण शवाधान जिसमें मृत व्यक्ति को लिटा दिया गया, उत्तर की तरफ सर कर दिया गया और पैर दक्षिण की तरफ कर दिए गए और लेटाकर दफना दिया गया, तो इसे बोलते हैं पूर्ण शवाधान। आंशिक शवाधान कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया गया, जानवरों ने खाया, जब हड्डियां बची तो उसको दफना दिया गया, ये आंशिक समाधान है। फिर है दाह संस्कार जिसमें शरीर को जलाया गया, फिर उसकी राख और उसकी हड्डियों को एक मटके में रखकर फिर दफना दिया गया, यह है दाह संस्कार की पद्धति हुई। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार से अंतिम संस्कार प्रचलित थे। इन 3 प्रकारों से उस समय जो है कि अंतिम संस्कार किया जाता था। टोटल हमें 37 साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं, 37 साक्ष्य हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पर शव दफनाए हुए मिलते हैं। परंतु मैं यहाँ पर ये पॉइंट अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इनमें एक शव ऐसा मिला है जो बता रहा है शल्य क्रिया के बारे में, शल्य क्रिया के बारे में। तो एक शव हमें यहाँ पे शल्य क्रिया के बारे में जानकारी देता है। एक बालक है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद हैं। 6 छेद क्या है? वो भरना शुरू हो गए थे। अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार और वैज्ञानिक यह बात कहते हैं कि एक बालक था उस समय जो कि उसके सर पे चोट लगी और वो उसका सर फट गया। तो उस समय के चिकित्सक ने क्या किया कि उसको टांके या इस तरह की सर्जरी की उसकी, कि उसके सर को वापस जोड़ दिया और उसके छेद में छेद किए गए, यहाँ पर 6 छेद किए गए। अब क्या हुआ कि उस सर्जरी का सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, ये मुद्दा था। तो विद्वानों ने ये कहा कि यह सर्जरी सक्सेसफुल रही। क्यों रही? क्योंकि जिस प्रकार अगर ऑपरेशन हुआ तो हड्डी छेदी गई, हड्डी के टुकड़े हुए, परंतु अब जैसे हड्डी होती तो हड्डी टूटती है या किसी प्रकार क्षति होती है, तो अगर हम जीवित रहते हैं तो हड्डी अपने आप वापस जुड़ना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर वापस कैल्शियम की परत जमना प्रारंभ हो जाती है। विज्ञान यह बात करता है, ठीक है। तो वापस कैल्शियम की परत जमना प्रारंभ हो गई। तो उस बालक के जो 6 छेद थे उनके ऊपर भी है ना कैल्शियम की परत जमना प्रारंभ हो गई थी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आखिरकार यह जो बालक है वह, यानी सर्जरी उसकी सक्सेसफुल रही और उसकी शल्य क्रिया सक्सेसफुल रही और उसके जो सर की चिकित्सा है वह बहुत अच्छे से की गई। आज भी कोई भी डॉक्टर आसानी से हेड सर्जरी नहीं करता, सर को नहीं छूना पसंद करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत रिस्क के काम है, बहुत कठिनाइयां होती हैं। परंतु उस समय ऐसे साक्ष्य होना ये बात सिद्ध करते हैं कि आखिरकार उस समय जो चिकित्सा थी वह उत्तम अवस्था में थी, क्योंकि इस प्रकार की जो यानी ऑपरेशन है वो हर कोई नहीं कर सकता और वो भी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और वो भी कौन सी है? हेड सर्जरी है, यानी सिर की चिकित्सा है, ठीक है। अब वो चिकित्सा हुई, वो सक्सेसफुल रही, तो यह आज के आधुनिक जीवन में भी काफ़ी कुछ हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो शवाधान में हमें उस बालक का शव मिला था, तो उसका हम यहाँ पर हवाला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार
कालीबंगा में हमें यह साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक ऐसा विकसित स्थल है जहाँ पर हमें यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सी जानकारियाँ, बहुत से साक्ष्य हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी के साथ साथ विशेषता भी लिए हुए है, जो कि अन्य स्थलों में दिखाई नहीं देती। अन्य स्थलों में इस प्रकार की बात नहीं दिखाई देती, इसी कारण आज हम कालीबंगा को प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारा कालीबंगा का बीए फर्स्ट ईयर का राजस्थान के इतिहास का जो पहला निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है कालीबंगा पे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है।